तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 161 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फैंग को पता चल गया होता है कि नलान सान का भेजा हुआ फ्लीट अर्थ पे आने वाला है, तो अब फिर लू फैंग उनके खातिरदारी के लिए स्वागत करने के लिए रेडी होता है। तो अब फिर हमें सीन चेंज कर चाइना 2065 28 अक्टूबर सोलर सिस्टम के एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक एक्स हेड टाइप शिप D3 ग्रेड यूनिवर्सल शिप अपने उस सोलर सिस्टम में एंटर करता है और वो एक शूटिंग स्टार की तरफ आ रहा होता है। और अब फिर हमें उसके कंट्रोल शिप को दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लैक रॉब में एक बंदा होता है जो कोई और नहीं बाइकाला होता है, और उसके साथ ब्लू रॉब में बंदा होता है जो कि डेविन होता है। अब वो दोनों वही कंट्रोल बोर्ड के किनारे खड़े होते हैं और अभी के दरमियान वो दोनों साफ उस सोलर सिस्टम को देख पा रहे होते हैं, और यहाँ पे वो अपने स्टार को भी देख पा रहे होते हैं, और उनके यहाँ पे अपने AI की वजह से वो अर्थ को भी देख पा रहे होते हैं। और अभी भाई कालू कहता है कि अर्थ, और डेविन भी कहता है कि फाइनली हम लोग अर्थ पे आ चुके हैं। और इस समय वो भाई कालू की तरफ देखता है और कहता है कि भाई कालू, तुमने अपने टीचर को तो बता दिया है ना कि हमने यहाँ पर आ गए हैं। और वो फिर बोलता है कि तुम्हें टीचर की बात याद होनी चाहिए कि पहले टीचर ने हमें ह्यूमंस को छोड़ने के लिए कहा है, उन्हें हम पे ध्यान नहीं देना है, हमें सीक्रेटली ऑटोमन शिप को लेना है। अभी यहाँ पे भाई कालू कुछ नहीं, सीधा बोलता है कि मैं जानता हूँ। और अभी के दरमियान डेविन उसके इस रिप्लाई से खुश नहीं होता है, क्योंकि भाई कालू बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में रहता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उसी सोलर सिस्टम को दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे एस्टेरॉयड तैर रहे होते हैं, और उसी में कई सारे सर्विलेंस कैमरा भी इंस्टॉल होते हैं, और वो पूरे सिस्टम में, पूरे सोलर सिस्टम में निगरानी करते हैं। और वो सारे सर्विलेंस सिस्टम बड़े ही आसानी से सारे शिप का पता लगा सकते हैं, लेकिन तब तक ही जब तक कि कोई ऑटोमन शिप जैसा हाई टेक्नोलॉजी वाला शिप यहाँ पे आ न जाए, क्योंकि इसके बजाय कोई भी उसको डायरेक्ट नहीं कर पाएगा। और अब फिर हमें सीन चेंज कर एस्टेरॉयड को दिखाया जाता है, जहाँ पे वही सर्विलेंस सिस्टम लगा हुआ होता है। और जब वो डिटेक्ट करता है कि इस सोलर सिस्टम में एक यूनिवर्सल शिप आ गया है, तो वो अलार्म भेजना शुरू कर देता है, और वो सीधा लू फैंग के कैसल पे जाके गिरता है। और अब फिर उस सिग्नल सभी तरफ से आ रही थी, और वहाँ पे D3 ग्रेड की शिप भी स्कैन होके लू फैंग के कैसल के पास भेज दी गई होती है। और अब फिर हमें अर्थ का चाइना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी शाम के 7 बज रहे होते हैं, और अभी शाम ढलने वाली थी। और यहाँ पे हमें याजाओ सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ भीड़ भाड़ होती है। और फिर हमें लू फैंग के वेस्टलेक कोर्टयार्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फैंग हंसी मजाक के साथ वहाँ पे रह रहा था, और वहाँ पे अपने वो बच्चों को एक साथ भी खेल रहा होता। और अभी के दरमियान वहाँ का लिटिल हाई आके बोलता है कि अंकल डी फैंग, मैंने अपने नाइफ स्किल को 1 घंटे तक सीखा है। और यहाँ पे वो दोनों बच्चे अपनी जी जान लगा के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और यहाँ पे ज्यूजिन भी उसके इस प्रैक्टिस को देख के खुश होती है। और अब फिर तभी लू फैंग के पास वो क्वांटम कंप्यूटर में अलार्म आने लगता है, जिसे देखकर लू फैंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, और वो जान गया कि यहाँ पर कोई यूनिवर्सल शिप आ चुका है। अब यहाँ पे लू फैंग अपने क्वांटम कंप्यूटर में देखता है, जहाँ पे उसे ये पता चलता है कि एक एक्स हेड लाइक शिप यहाँ पे आ रहा है, और वो अर्थ की तरफ ही बढ़ रहा है। और ये देख कर लू फैंग की आंखें चमकती हुई कहती है कि आखिरकार वो लोग आ ही गए। और यहाँ पे लू फैंग कहता है कि डैड और मम, मुझे कुछ काम है, आप लोग खा लीजिए। अब यहाँ पे ये सुनकर उसके डैड बोलते हैं कि तुमको तो हमेशा ही काम रहता है। और यहाँ पे फिर वो अपने बच्चों को किस करता है, और जीजिन से बोलता है कि जीजिन, मैं थोड़ी देर बाद में यहाँ आ जाऊँगा। और ये सुनकर जीजिन भी बोलती है कि अपना ध्यान रखना। और अब फिर लू फैंग वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उन सब का स्वागत जो करना है। अब फिर वो लू फैंग डी फैन की तरफ देखता है, वो डी फैन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और अब फिर वो दोनों आसमान में जाते हैं, जहाँ पे याजाओ सिटी के ऊपर ही एक ब्लैक डिश शिप यूनिवर्सल शिप आ जाता है। लू फैंग और डी फैन उसमें एंटर हो जाते हैं, और
और अभी के दरमियान वो अपने बैटल यूनिफॉर्म में आ चुके होते हैं और हमें उस यूनिवर्स शिप को दिखाया जाता है जो कि साइलेंटली एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके सोलर सिस्टम में निकल चुका होता है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि अब बैटल होने वाला है, ये यूनिवर्सल लेवल बैटल है जो कि इस अर्थ पे नहीं हो सकता, नहीं तो यहाँ पे डिजास्टर हो सकता। और इसी कारण लू फेंग उन्हें किसी और ही जगह पे मारने वाला था ताकि वो लोग अर्थ पे आके डिजास्टर न पहुँचा सके। और अब फिर हमें उस ब्लैक डिश शिप यूनिवर्स शिप को दिखाया जाता है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकल चुका होता है। और अब फिर हमें उस यूनिवर्स शिप के कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अभी एक्सप्रेशन लेस होता है और वो अभी अपने स्लेव डी फेन के साथ होता है। उसके पास 2 एलॉय आर्मर भी होते हैं जो कि कंट्रोल रूम के ही अंदर होते हैं। और अब फिर वो स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर हमें कितना टाइम लगेगा उनके पास जाने में। अभी यहाँ पे उस शिप का एआई कहता है कि उस डी ग्रेट शिप की मेंटेनेंस अगर यही स्पीड रखेगी और इसी स्पीड से वो लगातार अर्थ की तरफ बढ़ेगी तो उसे आने के लिए 8 घंटे 49 मिनट लग जाएंगे। अब यहाँ पे लू फेंग स्माइल करता और कहता है कि इतना टाइम, तो चलो उनका वेलकम करते हैं। और अब फिर वो शिप एक्सेलरेट करना चालू कर देता है और वो अभी बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है और सोलर सिस्टम में पड़ जाता है। और अभी के दरमियान हमें उनके भी यूनिवर्स शिप को दिखाया जाता है जहाँ पे अभी नालान सान का बंदा जिनमें 2 एंचेस्टर हेड होते हैं जो कि डेवन और नालान सान के डिसिपल बाई कालू भी मौजूद था और उसका डी ग्रेट शिप भी अर्थ की तरफ पड़ रहा हो। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं। और अब फिर हमें D3 गेट का स्ट्रीमलाइन दिखाया जाता है जहाँ पे एक्सेट कंट्रोल रूम होता है। और यहाँ पे फिर हमें बाई कालू को दिखाया जाता है जो कि डेवन से कहता है कि सीनियर, क्या आपने टीचर को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया? तो डेवन कहता है कि हाँ, हमारे एंचेस्टर को पहले से ही पता चल गया है कि हम लोग सोलर सिस्टम में आ चुके हैं। और वो अभी बहुत ही ज़्यादा खुश से और अभी के मर्तबा उन्होंने कहा कि हम लोग को उनके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना है और उन्हें अच्छी खबर की आशा है कि वो हमसे अच्छी खबर बहुत ही जल्द सुनना चाहते हैं। अब यहाँ पे वो सब इसी के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर एआई सिस्टम अलार्म बजाना शुरू कर देता है और वहाँ पर वार्निंग लिखा होता है और कहता है कि एक यूनिवर्सल शिप हमारी तरफ बढ़ रही है। अब ये सुनकर वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या एक यूनिवर्सल शिप वो भी हमारी तरफ। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग भी कामली अपने स्क्रीन पे देख रहा होता है। लू फेंग ऑर्डर देता है कि रेल गन कैनन को एक्टिवेट करो। अभी ये सुनकर डेमन बबाता कहती है कि ठीक है और इसके बाद वो रेल गन कैनन को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। और अब फिर हमें पूरे पोर्शन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक शील्ड बनी हुई होती है और उसी में से एक सिल्वर मेलेबेंट 6 मीटर वाइड कैनन निकलता है जो कि अपने एक प्योर एनर्जी शील्ड में बना हुआ होता है। और अभी के दरमियान वो बाहर निकलता है, वो चार्ज करना शुरू कर देता है और अभी के दरमियान उसे एक्टिवेट होने में 60 सेकेंड का टाइम लगता है। फिर 60 सेकेंड होने के बाद वो एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाता है और वहाँ के कंट्रोल रूम में एक साउंड गूंजता है और बबाता से वो कहता है कि बबाता एक चांस लो और उसके शिप को डिस्ट्रॉय कर दो। यहाँ पे डेमन बबाता कहती है कि ये सब मुझ पे छोड़ दो और वो हंसने लगती है। और अब फिर हमें रेलगन कैनन को दिखाया जाता है जहाँ की लू फेंग ने सेम टू सेम इसको नालान सान के फैमिली के लिए ही बना के रखा था ताकि उनके आने पे इसका स्वागत किया जा सके। और अब फिर लू फेंग अर्ली डिटेक्शन के कारण वो जान सकता था कि अभी D3 गेट यूनिवर्स शिप कहाँ है। और इसके बाद 2 साल के अंतर्गत में ही लू फेंग ने अपने बहुत बड़ा वेल्थ का हिस्सा खर्च करके 260 बिलियन यूनिवर्स डॉलर का D5 ग्रेड रेल गन कैनन खरीदा होता है। और हमें इस D5 रेल ग्रेड कैनन के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो। अब यहाँ पे किसी भी बंदे को आराम से D5 ग्रेड रेल गन कैनन इतनी आसानी से नहीं मिलता है क्योंकि इसके लिए आपके पास बहुत बड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए और आपके कंपनी के पास पहुंच भी होना चाहिए और इसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा होती है जिसके काम इसे खरीदना भी लगभग नामुमकिन होता है और इसे बड़े लोगों के अलावा कोई और नहीं खरीद सकते हैं और इसे लगभग ऑक्शन में ही बेचा जाता है। लेकिन लू फेंग के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। अब लू फेंग ने बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड किया होता है जिसके साथ वो जहाँ से ये सब खरीदा होता है मेटल्स, वहाँ से
उसे D5 रेल ग्रेड कैनन भी मिली होती है। और यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा पैसे करने के बाद लू फेंग अपने डेटी ऑफ वर्ल्ड के ट्रेनिंग के लिए मेटल्स को बाई करता है और कई सारे वैल्यूएबल मटेरियल्स को भी बाई करता है, जिसके बाद लू फेंग इसके अमाउंट को ऐड कर पाता है। और अब फिर हमें बताया जाता है कि कई सारे गोल्डन हॉर्न बीस्ट तो ऐसे भी होते हैं जो कि अपने मरने तक भी अपने लेवल 1 ऑफ डेटी ऑफ वर्ल्ड को ट्रेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन लू फेंग ने इसको कर लिया। अब ऑब्वियस है कि इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। अब यहाँ पे लू फेंग ने कई सारे मटेरियल्स अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लिए खरीदे होते हैं और इसी कारण वहाँ का शॉपकीपर उसे D5 ग्रेड रेल कैनन देने के लिए मान जाता है। और अब फिर हमें बवाता को दिखाया जाता है जो कि उस रेल कैनन को फायर कर देती है। और अब फिर हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो D3 ग्रेड यूनिवर्स उसके ब्लैक डिस्क को पहले ही डिस्कवर कर चुकी होती है। और यहाँ पे डेवन उस एआई से पूछती है कि वो C9 ग्रेड शिप है तो क्या हम उसे सेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो एआई कहती है कि मास्टर, हम लोग अभी अर्थ की तरफ ही जा रहे हैं, इसलिए हम लोग अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते और इसके मुताबिक हम उसको तबाह नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे लाइट की स्पीड में जाने के लिए भी उन सब के लिए थोड़ा सा समय लगने वाला था, इसी कारण वो इसका कुछ नहीं कर सकते थे। और अब फिर बाई कालू कहता है कि इतना परेशान मत हो, वो C9 ग्रेड का यूनिवर्सल शिप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तभी डेवन भी कहता है कि वो शिप लू फेंग के अंडर होगा और मुझे पता है कि शायद वो पहले से ही जानता होगा कि हम लोग यहाँ पे आए हैं अपने एंचेस्टर के ऑर्डर के कारण, ताकि यहाँ के ऑटोमन शिप को ले जा सके। अब ये सुनकर बाई कालू कहता है कि जबकि हम लोग पहले ही डिस्कवर हो चुके हैं तो अब छिपने का कोई फायदा नहीं, और कहता है कि धरती की तरफ आगे बढ़ते रहो। यहाँ पे बाई कालू और डेवन एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि वहाँ इन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पे धमाका होता और रेलगन कैनन वहाँ पे आके उसके D3 ग्रेड यूनिवर्स शिप पे लगती है और जिसकी स्पीड लाइट स्पीड के बराबर होती है। और यहाँ पे उनके पास कोई प्रिपरेशन और डिफेंस भी नहीं होती है और यहाँ पे उनकी शिप उस रेलगन कैनन से अटैक हो जाती और वो शिप एक ही झटके में तबाह हो जाती है। और अब फिर हमें उसी शिप को दिखाया जाता है जिसका सारा मलबा पूरा स्पेस में फैल रहा होता है और वो दोनों बंदे भी अभी स्पेस में फैल रहे होते हैं। और यहाँ पे डेवन और बाई कालू होते हैं और डेवन अपनी आंखों को खोलकर उसे विश्वास नहीं होता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और बाई कालू भी गुस्से में कहता है कि हम लोग एक कैनन से शॉट खा गए, आखिर ये मुमकिन ही कैसे है। एक लाइट स्पीड की वेपन ये जरूर D3 ग्रेड की वेपन होगी, तभी जाके हमारे इस शिप को नुकसान पहुंचा के इसे तबाह कर पाई। और वो कहता है कि ये हेवनली ग्रेड का ही ट्रेजर्स हो सकता है। और अगर बात करें इनकी प्राइस की तो इनकी कंपेयर लेवल 5 स्पीड वेपन और जेनेटिक वेपन से की जा सकती है। और यहाँ तक कि सेक्टर लॉट के बंदे भी इतने सारे पैसे को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और इन्होंने सच में एक D ग्रेड रेलगन कैनन को खरीद लिया है। अब यहाँ पे वो दोनों शौक हो जाते और कहते हैं कि आखिर धरती वाले एक D ग्रेड रेलगन को कैसे खरीद सकते हैं। और हमें बताया जाता है कि एक सेक्टर लॉट का बंदा जो कि नॉर्मल होता है उसके लिए भी ये खरीदना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और डेवन अभी बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और कहता है कि ये नामुमकिन है। अब यहाँ पे बाई कालू कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ पे हम बिना यूनिवर्सल शिप के भी धरती पे जा सकते हैं और अभी हमें वहाँ जाने के लिए आधे साल लगेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे रंबल होने लगता है, वहाँ की स्पेस हिलने लगती है और हमें एक लाइट स्पीड से आती हुई एक शिप को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे देखकर बाई कालू अपने डेवन को कहता है कि एनिमी यहाँ पे आ गया। अब ये देखकर डेवन भी शॉक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है उस ब्लैक डिस्क शिप यूनिवर्स शिप को जो कि उनके पास ही कॉन्स्टेंटली फ्लाई करके आ जाता है और कुछ 100 किलोमीटर दूर जाके रुकता, उसका केबिन ओपन होता है और उनमें से एक बंदा नीचे उतरता है जो कि कुछ ही ब्लिंक ऑफ आई में 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा फासला तय कर चुका होता है। और यहाँ पे वो अपने ब्लैक बैटल आर्मर में होता है और ये देखकर जब उसकी स्पीड को डेवन देखता है तो शॉक हो जाता है कि क्या इतना ज़्यादा फास्ट। और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा कोई और नहीं डेफैन होता है और यहाँ पे वो अपने एक नाइफ को यूज़ करता है
जो कि सीधे जाके उसके दिमाग को चीरते हुए उसको मार देता है। और यहाँ पे नालानसान का सेकेंड एंचेस्टर है डेविन नालानसान मारा जाता है और पलक झपकते ही वो मारा गया था। और यहाँ पे उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था कि उसको डॉज कर सके, क्योंकि वो सिर्फ यूनिवर्सल लेवल 6 का बंदा था जो कि यूनिवर्सल लेवल 9 के अटैक के सामने कुछ नहीं कर सकता था। और यहाँ पे फिर हमें उसी नाइफ को दिखाया जाता है जो कि डेविन को मारने के बाद फिर से बाइकालू की तरफ बढ़ने लगता है। और यहाँ पे वो बिल्कुल आवाज़ किए बिना जा रहा होता है और बाइकालू को हमें दिखाया जाता है जो इसे देखकर बहुत ही स्पीड में उसे डॉज करता है। और उसके ऊपर ग्रीन एलॉय आर्मर होता है और उस पर कई सारे लेस भी चढ़े हुए होते हैं। और यहाँ पे वो उसको डॉज कर लेता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपने दोनों सिल्वर शॉट अटैक को निकाल लेता है ताकि उसके अटैक को स्लो कर सके। और अब फिर हमें उसी यूनिवर्सल कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बड़ा सा सिमुलेटर होता है और वहाँ से लू फेंग सारी चीज़ों को देख पा रहा था। और वहाँ पे जब लू फेंग उसके बाइकालू के चेहरे को देखता है तो बाइकालू के चेहरे को देखकर लू फेंग शॉक हो जाता है और बवाता भी कहती है कि ये तो स्वॉर्ड क्लैन की है और वो भी शॉक हो जाती है। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक होते पूछता है कि ये स्वॉर्ड क्लैन क्या है। तो बवाता कहती है कि हाँ ये स्वॉर्ड क्लैन से है, इसकी फीचर्स जो भी ये पर्सन यूज कर रहा है अपने स्किल्स को वो स्वॉर्ड क्लैन से ही मिलती जुलती आ रही है। और वो बताती है कि ये एक एबोरिजिनल प्लैनेट है जो कि यूनिवर्स एम्पायर ने खोजा था और यहाँ पे एक ऑलरेडी डोमेन लॉर्ड का बंदा और 12 यूनिवर्सल लेवल का बंदा मौजूद था। और ये स्वॉर्ड क्लैन के लोग ऐसे होते हैं कि जब वो मैच्योरिटी होते हैं तो वो पहले से ही स्टार ट्रेवल लेवल के बंदे बन जाते हैं और इनके प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे लेकिन बात की जाए तो इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई भी यूनिवर्स शिप नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने प्लैनेट पर है कि इतना ज़्यादा इवॉल्व हो पाए हैं। और यहाँ पे जब ये लोग यूनिवर्स में इंटर किए तो ये और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करते गए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते गए। और यहाँ पे इनका एक ही मकसद होता है कि ये और भी लड़कर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाए। और यहाँ पे अगर बात करें स्वॉर्ड क्लैन की तो हमेशा लाइफ एंड डेथ मैचेस खेलते रहते हैं और इसी के मिशन में लगे हुए होते हैं। और यहाँ पे स्वॉर्ड क्लैन अपने पावर ऑफ लग्जरी को नहीं देखता, वो सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग होने के लिए लड़ते हैं। और यहाँ पे कई सारे डिस्पल्स तो ऐसे हैं जो कि एब्सोल्यूट वॉरियर से और ये कई सारे टेक्निक्स को भी सीखे हुए रहते हैं। और ये इसी कारण स्वॉर्ड क्लैन का हर एक बंदा एब्सोल्यूट वॉरियर कराता है। और अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो स्वॉर्ड क्लैन अनडाइंग विंग सेक्टर और इन सब बन के रह गया। और यहाँ पे स्वॉर्ड क्लैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेस है। अब यहाँ पे लू फेंग ये सब जान के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, उसे भी इसके बारे में नहीं पता और वो सोचता है कि ये लोग मैच्योर होने पे स्टार ट्रेवल लेवल पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे बवाता लू फेंग को सारी चीज़ें बता ही रही होती है और हमें उस स्टेज को दिखाया जाता है जहाँ पे यूनिवर्सल लेवल 9 डी फैन बाइकालू के साथ बैटल कर रहा होता है। और अभी के मुताबिक डी फैन अपने स्पेट वेपन से उस पर अटैक कर रहा होता है। हमें बाइकालू को दिखाया जाता है जो भी अपने स्पीड से उसको डॉज किए जा रहा होता। और अभी के मुताबिक उसका सराउंडिंग भी ब्लर होने लगता है, उसके हाथ में 2 बैटल नाइफ्स होती हैं और वो अपने ब्लेड स्टॉर्म से उस पर अटैक करने लगता है। उसके पास अपनी खुद की डोमेन भी होती है और यहाँ पे दोनों एक दूसरे में भिस जाते हैं। और यहाँ पे हमें आर्क ब्लेड क्लास को दिखाया जाता है जिसके कारण डी फैन भी शॉक हो जाता है कि आखिर ये यूनिवर्सल लेवल 8 का बंदा अपने सिर्फ 2 नाइफ की मदद से मेरे सारे स्पीड अटैक को कैसे काउंटर कर पा रहा है। और यहाँ पे फिर हमें बाइकालू को दिखाया जाता है जो कि अपने 100 नाइफ्स के स्किल को यूज करता है। वहाँ पे कई सारे स्नो वाइट ब्लेड्स सारे एक ऊपर जाके अपने ब्लेड स्टॉर्म को बनाते हैं जो कि डी फैन पे जाके हमला कर देते हैं। और इसे देखकर डी फैन का चेहरा पेल पड़ जाता है और यहाँ पे बाइकालू भी शॉक हो जाता है कि क्या डी फैन ने उसके फर्स्ट अटैक को रोक लिया है। और यहाँ पे डी फैन भी उसके सामने चिल्ला के कहता है, वो अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और डी फैन भी अपने सोल ब्लेड कटर को यूज करता है। अब सोल ब्लेड कटर किसी और ने नहीं, लू फैंग को यूनिमो प्लैनेट के इनहेरिटेंस से मिली हुई स्किल होती है जो कि डी फैन को लू फैंग ने सिखाई होती है। अब यहाँ पे ये देखकर बाइकालू की आंखें भी खुली की खुली रह जाती है। अब यहाँ पे दोनों बहुत ही ज़्यादा हार्ड फाइट कर रहे होते हैं, उन सब की स्किल्स को वो दोनों रोक रहे होते हैं। और यहाँ पे डी फैन के सोल ब्लेड कटर के एक्चुअली अटैक को उस बाइकालू ने ब्लॉक कर दिया होता है, जिसे देखकर वो भी शॉक होता है कि आखिर इसने मेरे इस सोल ब्लेड कटर को कैसे डॉज कर लिया। और यहाँ भी लू फैंग उन सबको देख रहा होता है, वो भी शॉक हो रहा होता है और कहता है कि
उसने एक्चुअली इसे ब्लॉक कर लिया और ये कह के वो कहता है कि बाइकालू तो सच में एक जीनियस है, एक यूनिवर्सल लेवल 8 का बंदा जो अपने दोनों ब्लेड्स पे रिलाई कर रहा है, एक यूनिवर्सल लेवल 9 स्पेट वेपन का फोर्सफुली ब्लॉक कर पा रहा है। इसकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अब यहाँ पे लू फेंग जानता था कि डी फैन की ट्रू स्किल स्पेट वेपन को कंट्रोल करना नहीं है, यहाँ पे उसकी ट्रू स्किल सोल अटैक करना है। लेकिन हमें यहाँ पे सोल कटर टेक्निक को दिखाया जाता है जहाँ पे उसने इसके अटैक को भी रोक लिया होता है और यूनिवर्सल लेवल 9 के स्पेट ट्रूडर के सोल कटर अटैक को एक यूनिवर्सल लेवल 8 के बंदे ने रोक लिया था। यही लू फेंग को सबसे ज़्यादा हैरान कर रही थी। अब यहाँ पे ये देखकर बबाता कहती है कि ये विल पावर की मदद से हो रहा है, क्योंकि बाइकालू की विल पावर बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है और यहाँ पे वो यूनिवर्सल लेवल 8 स्पेट ट्रूडर के होने के साथ साथ यूनिवर्सल लेवल 8 का फाइटर भी है और इसी कारण वो डू फैन के इतने सारे सोल कटर पावर के ह्यूज डिफरेंस को आराम से ब्लॉक कर पा रहा है। अब यहाँ पे लू फैंग भी शॉक हो जाता है कि क्या विल पावर। अब यहाँ पे डेमन बबाता लू फैंग से कहती है कि लू फैंग उसका विल पावर बहुत ही ज़्यादा है, जल्दी करो उसे अपना स्लेव सोल इम्प्रिंट करो और उसे अपना गुलाम बना लो, वो तुम्हारा गुलाम बहुत ही अच्छा बनने वाला है, डी फैन से भी बहुत ज़्यादा अच्छा। अब ये सुनकर लू फैंग भी शौक हो जाता है, क्या उसे अपना गुलाम बनाना है। अब यहाँ पे बात करें एक भी गुलाम की तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता था, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कई सारे गुलामों की तो वो हेवनली के रूप में आया जाता और अब फिर लू फैंग कहता है कि मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ वो बैटल एक्स फाइटर होगा और यहाँ तक कि उसके टीचर के मुताबिक वो नालान सान के जितना ही मैच करता होगा। यहाँ पे वो कहता है कि उसकी डोमेन स्ट्रॉन्ग है, उसकी नाइफ स्किल पावरफुल, ये उतना ज़्यादा मीन नहीं करता है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात तो इसकी विल पावर है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसको इसलिए इसके विल पावर की मदद से इसको वो एब्सोल्यूट वॉरियर के नाम से जाना जाता। और अब फिर बबाता लू फैंग से कहते हैं कि लू फैंग ये बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस है, तुम्हें इसे अपना गुलाम बनाना ही होगा और यहाँ पे अगर वो बैटल एक्स फाइटर भी होगा जो कि अपने डोमेन लॉर्ड में एंटर करना होगा तो उसके भी 50% चांस है कि तुम उसे अपना गुलाम बना सकते हो। अब ये सुनकर लू फैंग भी उसके बातों को समझ लेता है और वो कहता है कि डी फैन अपने सोल अटैक में माहिर है। वहीं पे बात करें तो उसके लिए अभी फाइटर स्लेव लैक कर रहा है और उसको फाइटर स्लेव की भी ज़रूरत है और इसी कारण बबाता ने उसे बाइकालू को अपना स्लेव बनाने के लिए कहता है। और अब फिर हमें स्पेस को दिखाया जाता है जहाँ पे बाइकालू डी फैन से कहता है कि तुम्हारी स्पीड अटैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन कुछ भी हो फाइनल विक्ट्री तो मेरी ही होगी। और अब फिर वो दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते और वो दोनों पूरे फियर्सिस विंड की तरह लड़ रहे होते हैं। अभी के दौरान बाइकालू हवा में उड़कर उसे पूरी पागलों की तरह मार रहा होता है और डी फैन पे लगातार हमला कर रहा होता है और उन ब्लेड में जेनेटिक एनर्जी, स्ट्रेंथ, विल पावर ये सारी भरी हुई होती है और वो सारे परफेक्ट लेवल पे आ चुके होते। और अब फिर बाइकालू अपने ब्लेड साइकिल स्किल को यूज करता है और अभी बाइकालू की आंखों में पूरी तरह से मैडनेस भरा हुआ होता है और उन 2 ब्लेड्स में स्नो निकलने लगता है जो कि डी फैन को काटने लगता है। अब यहाँ पे वो उसको प्रेशर बना रहा होता है जिसके कारण डी फैन उसके प्रेशर में दब रहा होता है, लेकिन हमें स्पेट वेपन को दिखाया जाता है जो कि डी फैन के मुंह से ब्लड निकाल देता है और इसे देखकर डी फैन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन वहाँ पे अपने मास्टर लू फैंग के बताए गए एक टेक्निक को यूज करने वाला था जो कि उसकी फाइनल टेक्निक होने वाली थी और तभी एक डार्क ब्लू लाइट उन सब पे आती है और उन सबको नॉक कर देती है और वहाँ पे एक ब्लेड निकलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और ये कुछ और नहीं हाइब्रिड कॉपर एसेंस का टुकड़ा होता है और इसी हाइब्रिड कॉपर एसेंस से बाइकालू पे अटैक हो जाता है। अब यहाँ पे डी फैन अपने उस हाइब्रिड कॉपर एसेंस से उसकी जान लेने ही वाला था, लेकिन लू फैंग उसके कॉन्शियसनेस में बोलता है कि उसकी ज़िंदगी छोड़ दो। अब यहाँ पे लू फैंग उसके सोल इम्प्रिंट से जुड़ा हुआ था जिसके काम जैसे कि बबाता लू फैंग से बात कर सकती थी वैसे ही लू फैंग भी डी फैन की कॉन्शियसनेस में जाके उससे बात कर सकता था और हमें उस हाइब्रिड कॉपर एसेंस को दिखाया जाता है जो कि डी फैन ने उसे किसी और डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर दिया
होता है, जिसके कारण बाइकालू अभी बच जाता है। और अब फिर वहाँ पे हमें उसी यूनिवर्सल शिप को दिखाया जाता है जो कि अभी बाइकालू के सामने ही आता है और यहाँ पे लू फेंग उसे ऑर्डर देता है कि उसके एआई को डिस्ट्रॉय कर दो। और अब फिर हमें डी फैन को दिखाया जाता है जो कि आता है उसके आर्म में से उसके एआई को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पे वो उसकी कम्युनिकेटिंग को डिवाइस को तोड़ रहा होता है ताकि वो किसी से बात न कर सके। अब ये देखकर वो कहता है कि तुम आखिर मुझे मार क्यों नहीं रहे हो। तो डी फैन कहता है कि ये मेरे मास्टर का ऑर्डर है कि मैं तुम्हें नहीं मारूं। तो ये सुनकर वो शॉक हो जाता है, क्या तुम्हारे मास्टर। और अब फिर हमें उसी यूनिवर्सल शिप को दिखाया जाता है जिसके अंदर से एक बंदा निकलता है जिसके चारों तरफ क्लाउड कंटेंट वाइन लिपटा हुआ होता है और लू फेंग होता है। और अब जैसे ही बाइकालू लू फेंग को देखता है तो वो भी शॉक हो जाता है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बाइकालू से कहता है कि बाइकालू तुम हारे जा चुके हो। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके अभी रिस्ट कटे हुए होते हैं और यहाँ पे वो बुरी तरह से इंजर्ड भी हुआ होता है। अब यहाँ पे बाइकालू कहता है कि मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे पास यूनिवर्सल लेवल 9 का स्लेव था। मैं क्या, मेरे टीचर भी इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगाए थे। और यहाँ तक कि तुम्हारे पास डी ग्रेड लॉन्ग डिस्टेंस लाइट वेपन भी है जिसके कारण मैं कम्प्लीटली हारा गया। और यहाँ पे बाइकालू हंसता और कहता है कि लू फेंग मुझे मार दो अगर तुम चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे स्लेव के कारण मैं यहाँ भाग नहीं सकता और मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। अब यहाँ पे ये सुनकर लू फेंग उससे कहता है कि बाइकालू मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देने वाला हूँ, पहला या तो मुझे सर्व करो या तो मरो। अब यहाँ पे लू फेंग उसके सामने देखता है और उससे कहता है सर्व और डाई, चुनना तुम्हें है। अब ये सुनकर बाइकालू जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें सर्व करूँ। लू फेंग क्या तुम जोक तो नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ एक स्टार लेवल के छोटे बच्चे हो और तुम सच में ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी गुलामी करूं। और वो कहता है कि अगर ये टकला, जो कि वो बात कर रहा होता है डी फैन की, और वो बोलता है कि अगर ये टकला मुझे बोलता सर्व करने को तो मैं कर सकता था, क्योंकि इसकी टेक्निक ने मुझे बड़े ही आराम से डिफीट कर दिया था। अब यहाँ पे बाइकालू कहता है कि तुम एक स्टार लेवल के छोटे बच्चे हो कि मुझे सर्व करवाना चाहते हो। तो ये सुनकर लू फेंग कहता है कि दोबारा सोचो ये जवाब देने से पहले, जब तुम अगर रिजेक्ट करो तो तुम मार दी जाओगे, तुम्हें फिर से जीने का मौका नहीं मिलेगा, तुम्हारे जितने भी सपने हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, जो तुम चाहते हो वो सारे बर्बाद हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझे सर्व करोगे या फिर मरना पसंद करोगे। तो हेलो, इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते कि बाइकालू क्या करता है, क्या वो लू फेंग की गुलामी करने का मान जाता है या फिर वो मरना पसंद करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं इसी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।